मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के सही ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं के मैट्रिक फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल दोस्तों आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला सवाल दिया गया है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। तो मछलियाँ जो होती है वो गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। और ये जो सवाल यहाँ पर लिखा है ये 2020 के प्रथम शिफ्ट में और 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। और ऐसे ही सभी सवाल किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए कैसे कैसे सवाल और कितनी बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। जब भी आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करेगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान आधा होता है और ऐसा कहाँ पर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये 2024 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। अगला सवाल है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होना चाहिए। एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगला सवाल है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जब भी हमारे आंखों के रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। सीधा मत याद रखिएगा। हमारे आंख के जब रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अगला सवाल है मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। तो मेरुरज्जु के आघात से लकवा जैसी बीमारी होती है। अगला सवाल है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं और इसका हिंदी होता है यौना आरंभ। इन दोनों की याद रखिए क्योंकि बायोलॉजी के सवाल में अंग्रेजी भी मायने रखता है और हिंदी भी मायने रखता है। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है और यौना आरंभ कहा जाता है। अगला सवाल है वृक्क सहायता प्रदान करता है। किडनी जो होती है सहायता प्रदान करती है उत्सर्जन में। वृक्क का संबंध उत्सर्जन से होता है। अगला सवाल है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहता है तो उसे पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगला सवाल है वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका भाग है तो वर्तिका अंडाशय का भाग होती है। अगला सवाल है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। अगला सवाल है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय किस में प्रयुक्त होता है तो विभक्त वलय डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव किससे बना होता है। जो विद्युत बल्ब पहले यूज होता था तो उसका जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है तो उसका फिलामेंट हमेशा टंगस्टन के बना होता है। अगला सवाल है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। यानी कि 1 वोल्ट बराबर होता है दोस्तों जूल प्रति कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर विभव बराबर होता है जूल प्रति कूलम और ऐसा कहाँ पर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किस धातु से सोलर सेल बना होता है। कौन ऐसा धातु है जिससे सोलर सेल बना होता है तो सिलिकॉन से सोलर सेल बना होता है। अगला सवाल है इनमें से कौन विद्युत का सुचालक होता है। इनमें से कौन विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है तो ये एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन है ड्यूरालुमिन है। अगला सवाल है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया। ज से जीन ज से जॉनसन दोनों याद रखिएगा।
अगला सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथिलीन का आईयूपीएसी नाम दोस्तों एथीन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जहां ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला सवाल है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध काम करते हैं? जब भी आप लोग एथेन को बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार का इसका बनेगा, और इसमें टोटल जितना डांटा उसको गिन लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का 7, और इसमें एथेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या 7 हो जाएगी। अगला सवाल है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? इनमें से सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो जो मीथेन होता है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जो बायोगैस होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला सवाल है, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन का आणविक सूत्र कितना होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन जैव अनम्लीकरणीय पदार्थ है? इनमें से कौन जैव अनम्लीकरणीय पदार्थ है? तो DDT एक जैव अनम्लीकरणीय पदार्थ है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या टोटल 18 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह कहने का तात्पर्य यही है कि समूह शून्य समूह बोले, अक्रिय तत्व बोले, ये सब एक ही होता है। यानी कि अक्रिय तत्व कौन कौन होते हैं? हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है और ये रेडॉन होता है। इनमें से कौन ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि जो हीलियम है यह शून्य तत्व के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु है। अगला सवाल है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोग दूसरा ऑप्शन टिक मार के मत आइएगा, कार्बन फ्लोरोकार्बन। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पौधों के पत्तियों द्वारा रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला सवाल है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों के रंग क्या होते हैं? हरे होते हैं। अगला सवाल है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोगों को क्लास दोस्तों पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला सवाल है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, तो रक्त में प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का जमता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता के बीच में क्या संबंध होता है? तो P बराबर 1/F होता है, और ये F भागा में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, P गुणे F बराबर 1। और ऐसा कहीं ऑप्शन में तो आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में F गुणे P बराबर 1 होता है, लेकिन रियल में फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। अगला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला सवाल है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर तीर का निशान होना चाहिए। तो यह एक प्रकार के वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि जब एक बड़ा पदार्थ 2 या अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर वियोजन है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि वियोजन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वहाँ पर आपको अपघटन अभिक्रिया दिखाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? तो इनमें से सही हो जाएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है?
कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कुछ बादलों का रंग उजला होता है। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मानव के रेटिना पर बनाया जाता है, और ये परितारिका गलती से यहाँ पर रखा गया है। असली आंसर होगा रेटिना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, वह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, उसे क्या कहते हैं? कौन ऐसा हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है? तो एबिसिसिक अम्ल जो होता है वो कोशिका विभाजन को रोकता है। अगला सवाल है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगला सवाल है, सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है? तो सिनेप्टिक नर्व न्यूरॉन में पाया जाता है। अगला सवाल है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है? तो पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण ब्रायोफाइलम है, 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है। अगला सवाल है, इनमें से नर युग्मक कौन है? तो जो शुक्राणु होते हैं वह नर युग्मक होते हैं। अगला सवाल है, हाइड्रीला पाया जाता है? तो जो हाइड्रीला होता है वो हमेशा जल में पाया जाता है और इसमें रंध्र नहीं रहता है। पूछेगा कि कौन ऐसा, इनमें से कौन ऐसा है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रीला में रंध्र नहीं पाया जाता है। और हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रीला जल में पाया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? इनमें से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ये आपसे 4 बार पेपर में पूछ चुका है। पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अगला सवाल है, फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तो फूलों में पुष्पों के नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन चालक है? कौन ऐसा पदार्थ है जो चालक है, उसमें करंट प्रवाहित होता है? तो जो एल्यूमिनियम होता है वह चालक पदार्थ होता है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन ऐसा उपकरण है जिसमें धन चिन्ह और ऋण चिन्ह नहीं होता है? कौन ऐसा उपकरण है जिसमें धन चिन्ह और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह नहीं होता है। अगला सवाल है, बोरान का परमाणु भार क्या होता है? तो बोरान की परमाणु संख्या होता है 5 और इसका द्रव्यमान हो जाएगा B511, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सहसंयोजक यौगिक है? इनमें से कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो जो आपका मेथेन होता है CH4, यह क्या है? सहसंयोजक यौगिक है। अगला सवाल है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है और उसकी परमाणु संख्या निकालने को कहेगा तो सभी को आपस में जोड़ दीजिए। 8 7 15 और 15 2 17, और यही हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। और 17 किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। और इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो 17 35.5 होता है। अगला सवाल है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? कौन ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। अगला सवाल है, गुणसूत्र बने होते हैं? तो जो गुणसूत्र होते हैं वो DNA से, RNA से और प्रोटीन तीनों से मिलकर बने होते हैं। अगला सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में रहते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर शुद्ध जल में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल हैं, यानी कि फैराडे ने इनमें से चारों ऑप्शन में किसका खोज किया था? तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था, विद्युत अपघटन के नियम को भी खोज किया था, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला सवाल है, मीथेन के अणु का आकार होता है? मीथेन के अणु का आकार होता है, तो मीथेन के अणु का आकार समचतुष्फलकीय होता है। अगला सवाल है, सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र होता है? सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र NaPO4 होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र NaPO4 होता है। अगला सवाल है, कौन ऐसा यौगिक है जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाते हैं? तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग होता है तो हमेशा हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है, CFC का व्यापक उपयोग होता है? तो CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उस जेट इंजन में भी, रेफ्रिजरेटर में भी और एयर कंडीशनर में भी प्रयोग होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ये 2 बार आपसे पेपर में पूछा है।
और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी क्या थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी थी कि उसने हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था। मेंडलीव ने एक हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है इनमें से कौन डोबेनेर त्रिक बनाता है। तो डोबेनेर का त्रिक जो होता है कैल्शियम होता है, स्ट्रेंशियम होता है और बेरियम होता है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो मीथेन यहाँ पर CH4 होता है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन चिपके हैं, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध है। तो ये जो डंटा होता है इसी को गिन दीजिए, उतना ही सहसंयोजक बंध है। तो टोटल कितना है, तो 4 है, तो मीथेन में 4 बनता है। अगला सवाल है अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। पुनः उपयोग भी है, पुनः चक्रण भी है और कमी भी है, यानी कि आप लोग पढ़े हैं किताब में, वहाँ पर दिया गया है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है यूरो 2 का संबंध किससे है। यूरो 2 का संबंध किससे, तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। अगला सवाल है गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो गंगा कार्य योजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो मृत शरीर को पचाने वाले जीव को अपघटक जीव कहते हैं। अगला सवाल है जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं। तो जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। अगला सवाल है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। अगला सवाल है पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। तो पौधों में टेनिन नामक जो पदार्थ होता है वो उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो आपके छाल में संचित रहता है। अगला सवाल है कि क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट बोले या कोशिकांग बोले, कोशिकांग बिंदु बोले या क्लोरोप्लास्ट बोले, ये हमेशा किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। अगला सवाल है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो रुधिर का जो प्लेटलेट्स वाला भाग होता है वो रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाता है। अगला सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। अगला सवाल है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है ग्रहणी भाग होता है, ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। अगला सवाल है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगी। यानी कि हम लोग जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है, और यहाँ F बराबर दोस्तों दिया है 20, और ये दो भागा में तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 20 दूनी 40। और ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपको एक चीज़ का फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, F बराबर R/2। यदि आपको ये फॉर्मूला है तो ऐसा कितना भी सवाल है आप लोग उड़ा सकते हैं। अगला सवाल है कि खड़िया का रासायनिक नाम क्या है। खड़िया का रासायनिक नाम क्या है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला सवाल है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग लाल कलर होता है। अगला सवाल स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ देते हैं उसे क्या कहते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। अगला सवाल कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH होता है। अगला सवाल मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, और यह हम लोग का अंतिम सवाल है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ से दोस्तों हम लोग टोटल सही सवाल होता है समाप्त। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।